students, welcome to Biofusion X. I am your educator Neha and today's session is the question practice session. तो आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे विच इज MCQ बेस्ड. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं. जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन शो होगा, सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे. पॉज करने के बाद उस क्वेश्चन को रीड आउट करके फिर कोशिश करोगे उसे सॉल्व करने की, एंड देन उसके बाद हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये रूल्स आपके सारे क्वेश्चंस के लिए अप्लाई होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर. यू हैव 40 सेकेंड्स. आप इस वीडियो को पॉज करें एंड देन इस क्वेश्चन को रीड आउट करें. ओके, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश भी करी होगी. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ये आपको चार क्या दे रखे हैं, चार आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो आरडीटी है उसको सबसे बेस्टली कौन सा ऑप्शन डिफाइन कर रहा है. राइट, मैं एक तरीके से आपसे डेफिनेशन पूछेगी कि आप एक अच्छी सी डेफिनेशन बताओ जो कि आरडीटी मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिफाइन करती है. तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. Second one is the process of combining DNA from different source to create a new DNA molecule. Third one is the process of cloning animals using DNA technology. And fourth is the process of editing DNA using CRISPR-Cas9. तो देखो, जो बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, हम इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, इसके नाम में ही इसके काम का पता चल रहा है. कैसे? रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रिकॉम्बिनेंट मतलब होता है किसी दो चीज को आकर वापस से रिकम्बाइन करना. और हमने यहाँ पे बेसिकली किसको रिकम्बाइन करा है? यहाँ पे हमने बेसिकली रिकम्बाइन करा है डीएनए को. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो अलग अलग सोर्स से डीएनए को लेते हैं. ठीक है, सपोज करो आपका डीएनए 1 है और ये वाला आपका डीएनए 2 है. इन दोनों डीएनए 1 और डीएनए 2 को लेकर आपस में क्या करते हैं, एक रिकम्बाइन कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है, और फिर जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, एक होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं फॉर द एम्प्लीफिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज बेसिकली नोन एज GOI. ठीक है, सो आपको देखो कि सबसे फर्स्ट कौन सा डिफाइन करता है. फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है, आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. नो, फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत क्यों हुआ? फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत इसलिए हुआ क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला कि आपने किसी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में से डीएनए को आइसोलेट करा है. ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बता रहा है, ये जो प्रोसेस है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपको डिफाइन कर रहा है डीएनए आइसोलेशन. ठीक है, बस कि आपने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में से डीएनए को आइसोलेट कर लिया है, उसी प्रोसेस को हम डीएनए आइसोलेशन कहते हैं. तो फर्स्ट आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नहीं डिफाइन कर रहा. सेकंड ऑप्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम डिफरेंट सोर्सेस से मींस अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को कंबाइन कर रहे हैं टू क्रिएट अ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल. मींस न्यू डीएनए मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है कि आपने दो अलग अलग सोर्सेस से डीएनए लिया. ठीक है, और उन दोनों डीएनए को आपस में रिकम्बाइन करके एक नए टाइप का डीएनए बना लिया, जिसको हमने क्या बोला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला. तो इस टेक्नोलॉजी को ही हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं. तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट. ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखो, द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग एनिमल यूजिंग डीएनए टेक्नोलॉजी. ये डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट है पर बहुत एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिफाइन नहीं कर रहा है. और फोर्थ ऑप्शन क्या है कि बेसिकली जो प्रोसेस है वो डीएनए एडिटिंग. यहाँ पे ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये आपका डीएनए एडिटिंग को डिफाइन कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं जीन एडिटिंग. ठीक है, तो ये भी आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिफाइन नहीं कर रहा. तो आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव 40 सेकंड्स. पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए. उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. तो चलिए देखते हैं. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीएनए क्लोनिंग इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? डीएनए क्लोनिंग का पर्पस क्या है आरडीटी के अंदर? देखो, हम डीएनए क्लोनिंग क्यों कर रहे हैं कि हमें बेसिकली जो हमारा डीएनए है उसकी बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपी चाहिए। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? क्लोनिंग का मतलब ये होता है क्लोन बनाना। मींस क्लोन क्या होता है? क्लोन होता है आपकी आइडेंटिकल कॉपीज। ठीक है, बिल्कुल। तो इसी को अब यहाँ पे आप किसके क्लोन बना रहे हो? यहाँ पे आप बना रहे हो डीएनए के क्लोन्स। तो यहाँ पे जो आप डीएनए के आइडेंटिकल कॉपीज बना रहे हो, मींस इन सिंपल टर्म्स में आप उसे एम्पलीफाई कर रहे हो। ठीक है, तो डीएनए क्लोनिंग का पर्पस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है टू क्रिएट आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए। एग्जैक्टली, आपका सबसे मेन पर्पस यही है कि आपको डीएनए की आइडेंटिकल कॉपीज ही बनानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। सेकंड ऑप्शन में क्या देखा है? टू इंट्रोड्यूस फॉरेन जीन इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि आप ट्रांसफर कर रहे हो और डीएनए क्लोनिंग में ट्रांसफर का कोई लेना देना नहीं होता। टू एड अ डीएनए सीक्वेंस, ये आपका किसको डिफाइन कर रहा है? ये आपका जीन एडिटिंग को डिफाइन करता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन है आपका टू डिलीट स्पेसिफिक जीन फ्रॉम डीएनए, कि आप बेसिकली अपने डीएनए में से किसी स्पेसिफिक जीन को डिलीट कर रहे हो। तो ये भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका स्टूडेंट बेसिकली जीन एडिटिंग ही हो गया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव 40 सेकंड्स, पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। Which of the following best describe the function of restriction enzyme in recombinant DNA technology? कि यहाँ पे जो आपके पास restriction enzymes होते हैं मींस RE, उन restriction enzymes का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है recombinant DNA टेक्नोलॉजी में? तो देखो, हमें पता है जो restriction enzymes होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस का मतलब होता है जो कि आपके न्यूक्लिक एसिड को कट करेंगे। अब वो आपका जो न्यूक्लिक एसिड है, वो न्यूक्लिक एसिड चाहे तो आपका स्टूडेंट बेसिकली डीएनए भी हो सकता है और चाहे वो न्यूक्लिक एसिड आपका बेसिकली आरएनए भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, इनका सिंपल सा फंडा क्या होता है? इनका सिंपल सा फंडा होता है कि ये आपका जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड को कट करने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है बेसिकली ये। ऑलराइट, इनको कट करने का काम करते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट, दे जॉइन डीएनए फ्रैगमेंट्स टुगेदर। नो, ये गलत है। इनका काम कटिंग का होता है, जॉइनिंग का नहीं होता। जॉइनिंग का काम कौन करते हैं? जॉइनिंग का काम आपके लाइगेज करते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, दे कट डीएनए स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट। एग्जैक्टली, ये क्या करते हैं? आपके एंटायर डीएनए में से, सपोज करो ये क्या है? ये आपको पूरे एक एंटायर डीएनए है। इस एंटायर डीएनए में से एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट को क्या करते हैं? रीड आउट करके कट करते हैं। ये क्या है? ये आपकी रिकॉग्निशन साइट है जिसे मैं आरएस लिख रही हूँ। ठीक है, इसका क्या होगा? इस रिकॉग्निशन साइट पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, जिन सीक्वेंसेस को हमारे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? रीड आउट करते हैं और फिर वहां पे कट मार देते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऑलवेज रिमेंबर रिकॉग्निशन साइट आना ही चाहिए। थर्ड है, टू एम्पलीफाई डीएनए फ्रैगमेंट्स। एम्पलीफिकेशन का काम कौन करता है? एम्पलीफिकेशन का काम बेसिकली आपका होस्ट सेल के अंदर होता है या फिर आपका पीसीआर करता है। ठीक है, फोर्थ है, दे रिपेयर डैमेज्ड डीएनए। तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। ओके, चलो, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और प्रैक्टिस करिए। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट रोल डू प्लाज्मिड वेक्टर प्ले इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो प्लाज्मिड वेक्टर है वो क्या रोल प्ले करता है? देखो, प्लाज्मिड वेक्टर से पहले सबसे फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर्स होते क्या हैं। देखो, वेक्टर्स एक मीडियम होते हैं जो कि आपका क्या करते हैं? जो कि आपका रिकम्बाइंड डीएनए होता है, जो भी आपने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है या रिकम्बाइंड डीएनए बनाया है, उस रिकम्बाइंड डीएनए को आपको क्या करवाना है? उस रिकम्बाइंड डीएनए को आपको एम्पलीफाई करवाना है, मींस उसकी संख्या बढ़ानी है। सपोज करो कि यहाँ पे मेरे पास क्या है? यहाँ पे मेरे पास एक GOI था, मींस जीन ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, ये सपोज करें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है मेरा किसका है? ये मेरा इंसुलिन का है। अब मैं क्या चाहती हूँ? मेरे पास इंसुलिन का सिर्फ इतना सा जीन है। मैं चाहती हूँ इस इंसुलिन का जीन बहुत सारा हो मेरे पास, ताकि उससे मेरे पास बहुत सारा इंसुलिन बन सके। ठीक है, तो मैं इस इंसुलिन के जीन को क्या करवाऊंगी? इस इंसुलिन के जीन को बेसिकली एम्पलीफाई करवाऊंगी। ठीक है, इस एम्पलीफाई के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं। चाहे तो ये जो एम्पलीफाई करवा रहे हैं, मींस हम इंसुलिन के जीन की जो संख्या बढ़ा रहे हैं, या तो किसी सेल के अंदर कर सकते हैं,
या तो हम विदाउट सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सेल के अंदर अपना बेसिकली जीन बढ़ाते हैं या उसकी कॉपीज बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग। क्या कहते हैं? सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग। और दूसरा, अगर मैं विदाउट सेल कर रही हूँ जिसमें मुझे बेसिकली कोई भी सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, सेल विदाउट डीएनए क्लोनिंग विदाउट सेल। तो ये जो होता है ना, ये बेसिकली होता है पीसीआर की मदद से। और ये जो पीसीआर होता है हम बेसिकली लैब में करते हैं, और अगर सेल के अंदर करेंगे तो सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग होगा। अब देखो, मुझे अपने जो इंसुलिन का जीन है, इस इंसुलिन के जीन को क्या करना है, इस इंसुलिन के जीन को सेल के अंदर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो मैं सेल के अंदर कैसे पहुंचाऊंगी? सपोज करो कि जैसे कि क्या नाम है, आप सबको इंजेक्शन लगते होंगे। ठीक है, तो इंजेक्शन जो लगते हैं उसमें बेसिकली आपके बॉडी के अंदर कोई मेडिसिन डाली जाती है, पर वो मेडिसिन के ऐसे डाल देते हैं नहीं, उस मेडिसिन को डालने के लिए बेसिकली डॉक्टर क्या करते हैं, सिरिंज का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो सिरिंज है, वो सिरिंज क्या है, एक वेक्टर है। किसके बीच में? एक वेक्टर है आपका मेडिसिन और आपकी बॉडी के बीच में। जाना किसके अंदर है? जाना आपकी बॉडी के अंदर है, और जाएगी क्या चीज? जाएगी मेडिसिन। और पर जो लेकर जाएगा वो क्या होगा? वेक्टर, मींस वो सिरिंज होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने आपको इंसुलिन का दिया था, यहाँ पे जीओआई क्या है? जीओआई आपकी मेडिसिन है। ठीक है, सेल क्या है? सेल आपकी बॉडी है, पर जाएगी किसके थ्रू? जाएगी एक वेक्टर के थ्रू। अब ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर बेसिकली आपका चाहे तो प्लाज्मिड भी हो सकता है, और चाहे तो ये वेक्टर आपका वायरस भी हो सकता है। आप इसे ऐसा वेक्टर यूज करते हो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका रोल समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो भी आपका बेसिकली डीएनए फ्रेगमेंट है या जो आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको होस्ट बॉडी के अंदर डिलीवर करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो देखो क्या क्या रोल दे रखा है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है स्टूडेंट्स, दे आर यूज्ड टू एम्पलीफाई डीएनए फ्रेगमेंट्स। क्या ये वेक्टर आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स को एम्पलीफाई कर रहा है? नहीं, इसका काम एम्पलीफिकेशन का नहीं होता। दे आर यूज्ड टू कट डीएनए स्पेसिफिक साइट। क्या ये कटिंग का काम कर रहे हैं? नो, क्योंकि कटिंग का काम कौन करते हैं? कटिंग का काम हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स करते हैं। थर्ड है क्या? दे आर यूज्ड टू इंसर्ट फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल। एग्जैक्टली, ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली जो भी हमारा फॉरेन डीएनए था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा फॉरेन डीएनए क्या है? ये इंसुलिन है। इस इंसुलिन को होस्ट सेल के अंदर डालने का काम कर रहा है ये हमारा प्लाज्मिड वेक्टर। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और फोर्थ क्या है? दे आर यूज्ड टू रेप्लिकेट डीएनए इन विट्रो। तो ये आपका क्या है? ये आपका गलत है, क्योंकि ये आपका पीसीआर में होता है। जो कि आप अपना क्या कर रहे हो? पीसीआर में आप अपने जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एम्पलीफाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 सेकंड से रीड आउट करने के लिए वीडियो को पॉज करें और इसे क्वेश्चन को रीड आउट करें। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। इन जीन क्लोनिंग which of the following is true? चार आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इस चारों में से पूछा गया है कि जीन क्लोनिंग के लिए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ओनली यूकैरियोटिक जीन कैन बी क्लोन। क्या सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जीन को क्लोन कर सकते हो? नहीं, चाहे वो यूकैरियोटिक जीन हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक जीन हो, हम दोनों के जीन को क्लोन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। ओनली प्रोकैरियोटिक जीन कैन बी क्लोन, नो, गलत हो गया। बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक जीन कैन बी क्लोन, यस, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। और फोर्थ, नेदर यूकैरियोटिक नॉर प्रोकैरियोटिक जीन कैन बी क्लोन, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें और उसे रीड आउट करके सॉल्व करें। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट करा होगा, सॉल्व करने की भी कोशिश करी होगी। तो चलिए देखते हैं। What is the primary purpose of PCR in recombinant DNA technology? PCR का सबसे प्राइमरी पर्पस क्या है हमारा आरडीटी में? तो देखो, पीसीआर क्या है? पीसीआर एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने डीएनए के या अपने जीन को एम्पलीफाई करते हैं, उसकी क्लोनिंग करते हैं। बेसिकली क्या है ये, हम इसमें क्या करते हैं, डीएनए की क्लोनिंग करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमारे पास जो क्लोनिंग होती है वो दो तरीके से हो सकती है। चाहे तो हम वो अपने डीएनए की क्लोनिंग किसी सेल के अंदर डाल के कर सके, चाहे तो हम अपने डीएनए की क्लोनिंग किसी सेल के बाहर कर सके। ठीक है, तो अगर हम अपने डीएनए की क्लोनिंग किसी सेल के बाहर करते हैं या फिर अपने डीएनए का नंबर किसी सेल के बाहर बढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ मशीन, तो वो मशीन हमारे पास क्या होती है? वही मशीन हमारे पास पीसीआर होती है। तो इसका सिंपल सा काम होता है कि आपका जो भी जीन है या जो भी आपके पास डीएनए फ्रेगमेंट है उसको एम्पलीफाई करना आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन
टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपी ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, बिल्कुल सही। कि आप क्या कर रहे हो, आप मल्टीपल कॉपीज बना रहे हो किसके, अपने स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, नो। टू इंसर्ट फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल, नो, क्योंकि इसका काम कौन करता है, इसका काम आपका वेक्टर करता है, और सेकंड वाला काम आपका कौन करता है, सेकंड वाला काम आपके पास ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम करता है। और टू एम्प्लीफाई आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपके पास दो टर्म्स आती है, एक आती है इन विवो और एक आती है इन विट्रो। कभी भी इन विवो आए तो इन विवो का मतलब होता है इनसाइड द सेल। जब भी आप किसी भी चीज को इन विवो करते हो तो आप इस सेल के अंदर कर रहे होते हैं, चाहे आप एम्प्लीफिकेशन ही क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, और इन विट्रो का मतलब होता है स्टूडेंट्स बेसिकली आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो ये आपका इन विट्रो होता है। उम्मीद करते हो कि आपको दोनों टर्म्स में समझ में आ गया होगा डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और इसे प्रैक्टिस करो। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट करा होगा, सॉल्व करने की भी कोशिश करी होगी। तो चलिए देखते हैं बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच टेक्निक्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये चार आपको क्या दे रखी है, चार आपको टेक्निक्स दे रखी है। इन चारों टेक्निक्स में से कौन सी टेक्निक ऐसी है जो कि बेसिकली आप बहुत कॉमनली यूज करते हो डीएनए की सीक्वेंसिंग करने के लिए। तो देखो डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए जो टेक्निक्स यूज करते हैं ना वो हमारे सैंगर सीक्वेंसिंग होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे सैंगर सीक्वेंसिंग है। पर हमें बाकी तीन ऑप्शंस में देख रहे हैं कि बाकी तीन ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। तो देखो जो सदर्न ब्लॉटिंग है, अगर सपोज करो कि आपको अपने डीएनए का कोई स्पेसिफिक कह सकते हो सेगमेंट फाइंड आउट करना है, या कोई स्पेसिफिक पॉइंट फाइंड आउट करना है, या स्पेसिफिक जीन फाइंड आउट करना है अपने डीएनए के अंदर से, तो आप उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हो, सदर्न ब्लॉटिंग। तो अगर आपको कभी भी कोई स्पेसिफिक जीन डिटेक्ट करना होगा तो आप सदर्न ब्लॉटिंग यूज करते हो, पर डीएनए के लिए। नदर्न ब्लॉटिंग आप आरएनए के लिए यूज करते हो कि अगर आपको अपना कोई आरएनए स्पेसिफिक डिटेक्ट करना है। और जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है बेसिकली आप प्रोटीन्स के लिए यूज करते हो कि आपको कोई स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन डिटेक्ट करना है। ठीक है, और डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए आप सैंगर सीक्वेंसिंग करते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और इसे रीड आउट करो। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने वीडियो को पॉज करके इसे रीड आउट करा होगा। तो चलिए देखते हैं, Which of the following technique is used to precise gene editing in recombinant DNA technology? ये चार आपको क्या दे रखी है, चार आपको टेक्निक्स दे रखी है, और आपसे ये पूछा गया इन चारों टेक्निक्स में से कौन सी टेक्निक ऐसी है जो क्या बेसिकली जीन एडिटिंग के लिए यूज करते हो और बहुत कॉमनली यूज करते हो। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीसीआर आप किस लिए यूज करते हो, पीसीआर आप यूज करते हो बेसिकली अपने डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए। तो अगर आपको अपना डीएनए एम्पलीफाई करना तो वहां पे तो जीन एडिटिंग का कुछ काम है ही नहीं। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप किस लिए यूज करते हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली आप यूज करते हो कि आपको अपना कोई स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन को सेपरेट करना है। मींस आपके पास क्या प्रोटीन का मिक्सचर है या फिर आपके पास न्यूक्लिक एसिड का मिक्सचर है, उन मिक्सचर में से आपको कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, तो आप सेपरेशन के लिए इस टेक्निक का यूज करते हो। ठीक है, अब वो सेपरेशन चाहे तो आपका डीएनए आरएनए का भी हो सकता है, चाहे तो वो आपका प्रोटीन का भी हो सकता है। तीसरा आता है CRISPR-Cas9। CRISPR-Cas9 स्टूडेंट अभी लेटेस्ट में डिस्कवर करी गई एक जीन एडिटिंग टेक्निक है और बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका CRISPR-Cas9 है। और फोर्थ मैंने आपको बता दिया था सदर्न ब्लॉटिंग, जो कि आप क्या करते हो अपने डीएनए में से कोई स्पेसिफिक जीन को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 सेकंड्स है, पॉज करिए वीडियो को और रीड आउट करिए। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। चार आपको ऑप्शंस दे रखे, पूछा गया है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका है या कौन सा ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आप एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हो। एग्रीकल्चर में आप आरडीटी का यूज मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज क्यों करते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स विद इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पेस्ट। जैसे पेस्ट क्या होता है, जो भी आप गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि आप बेसिकली जो भी आपकी फसलें होती हैं आप उस पर छिड़काव करते हो केमिकल्स का। ठीक है, क्यों करते हो, ताकि आपके जो कीड़े मकोड़े हैं वो आपके फसल को ना खा सके। ठीक है, तो अगर आप कुछ
कुछ इस तरीके के प्लांट्स बना दो या कुछ इस तरीके की हाइब्रिड बना दो जो कि ऑलरेडी पेस्ट रेजिस्टेंट हो। मींस अगर पेस्ट उसे खाए, कोई कीड़ा मकोड़ा उस प्लांट को खाए तो वो ऑटोमेटिकली मर जाए। ठीक है, तो आप इस चीज के लिए क्या करते हो, इस चीज के लिए आप आरडीटी का यूज कर सकते हो। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है कि आप अपने क्रॉप्स को ही मॉडिफाई करो। मींस आप अपनी जो भी आपकी फसल है, आप उस फसल को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दे रहे हो, जिसकी वजह से उसका क्या हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस मींस उसकी क्षमता बढ़ जा रही है पेस्ट से लड़ने के लिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन दे रखा है प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप विद रिड्यूस न्यूट्रिशन वैल्यू। क्या आप अपनी जेनेटिकली मतलब जो क्रॉप्स बनाते हैं इसलिए बनाते हो ताकि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाए? नो, ये गलत है। फिर आप अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इसलिए बनाते हो ताकि वो यील्ड कम दे? नहीं भाई, हम ये भी नहीं चाहते, हमें यील्ड भी भरपूर चाहिए। मींस अगर बहुत सारा अनाज एक बार में चाहिए तो हम डिक्रीज यील्ड भी नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। फोर्थ है कि आपको बेसिकली इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हर्बिसाइड्स, गलत। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और इसे प्रैक्टिस करो। तो उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को पॉज करा होगा और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी। तो चलिए देखते हैं, व्हाट एथिकल कंसर्न आर एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन से ऐसे एथिकल कंसर्न्स हैं जो कि आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कंसर्न होते हैं? तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट सबसे फर्स्ट, ये भी बिल्कुल सही है। कैसे? आप सपोज करो कि हमने कोई बहुत ही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया है, ठीक है, अब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट पे कोई बुरा असर भी पड़ सकता है, या फिर उसको खाने वाले कीड़े मकोड़ों की पॉपुलेशन पे भी असर पड़ सकता है। तो बहुत सारे असर हमारे इन्वायरमेंट पे देखने को मिल सकते हैं, पॉल्यूशन तक हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। फिर पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग सुपरबैग्स, ये ऑप्शन भी सही है। जेनेटिकली डिस्क्रिमिनेशन, ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके एथिकल कंसर्न होते हैं जब भी आप आरडीटी का यूज करते हो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और इसे रीड आउट करो। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट करा होगा और प्रैक्टिस भी करी होगी सॉल्व करने के लिए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलेक्टिंग एंड आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट सेल। आपका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप अपना जो भी बेसिकली आप क्यों सेलेक्ट और आइडेंटिफाई कर दो अपना रिकॉम्बिनेंट सेल को। तो देखो, जैसे कि सपोज करो मैंने अपना कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिया, कोई एनिमल सेल लिया। ठीक है, इस एनिमल सेल के अंदर मैंने क्या करा, इस एनिमल सेल के अंदर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला। क्या करा, अपना GOI डाला, और GOI को मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने एक वेक्टर के साथ मिला के डाला। तो इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बन गया, इन दोनों को मिलाने के बाद बन गया मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, जिसे मैं यहाँ पे RDNA लिख रही हूँ। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने एनिमल सेल में डाला। अब जरूरी नहीं है कि इस एनिमल सेल ने क्या करा कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेकअप भी कर लिया। यहाँ पे सपोज करो कि एक कल्चर था, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली कल्चर है। हमने इस कल्चर में क्या करा, सेल कल्चरिंग करी है एनिमल सेल की। तो इस कल्चर में क्या पड़ा है, इस कल्चर में यहाँ पे बहुत सारे ये सारे एनिमल सेल पड़े हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस कल्चर में अपना RDNA भी डाल दिया। तो क्या इट इज कंपल्सरी कि जितने भी इस कल्चर में जो एनिमल सेल है, इन सारे सेल में ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया होगा? नहीं, किसी ने लिया होगा, किसी ने नहीं लिया होगा। ठीक है, तो जिसने ले लिया होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, मतलब कि हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल। क्योंकि उसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली हमारा जो RDNA है वो ट्रांसफर हो गया, और जिसने नहीं लिया होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या पर्पस होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या आता है कि हमें क्यों करना है सेलेक्टिंग और आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट सेल, ताकि हम बेसिकली आइसोलेट कर सके अपने सेल को विद द डिजायर्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। क्यों? क्योंकि जिस एनिमल सेल ने हमारा बेसिकली RDNA टेकअप कर लिया होगा, वो क्या होगा, उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन आ गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना ट्रांसफॉर्म्ड सेल को नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल से अलग करना है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, या ये बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, सही है। फर्स्ट ऑप्शन जीन एडिटिंग की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, नो। थर्ड ऑप्शन है आपको डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टडी करना है, नो। और जेनेटिक म्यूटेशन, नो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, प्रैक्टिस करो। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा होगा और प्रैक्टिस भी करी होगी।
तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सेलेक्टेबल मार्कर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कि आप बेसिकली कौन सा ऐसा सेलेक्टेबल मार्कर है जो कि आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो इस सेलेक्टेबल मार्कर को समझने से पहले सबसे फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि सेलेक्टेबल मार्कर्स होते क्या है। तो देखो सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होता है, हमारे कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी चीज को कोड करेंगे। जैसे बात है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है, जीन है, किसके पास होता है, ये प्रेजेंट होते हैं बेसिकली हमारे वेक्टर्स पे। अब वो चाहे वेक्टर हमारा प्लाज्मिड भी हो सकता है, चाहे वो वेक्टर हमारा वायरल डीएनए भी हो सकता है। तो इन सेलेक्टेबल मार्कर्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इन सेलेक्टेबल मार्कर्स की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है स्टूडेंट्स, ताकि हम ये पता कर पाए कि क्या उस प्लाज्मिड ने हमारा डीएनए ले लिया है या नहीं। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने बेसिकली अपना ये मेरा GOI है, मीन्स जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये GOI कौन सा है, ये इंसुलिन का है। मैं इसकी कॉपी बढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसकी क्या करा, इंसुलिन की मल्टीपल कॉपीज बना ली, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहां से अपना प्लाज्मिड लिया, ठीक है, प्लाज्मिड लिया। प्लाज्मिड के अंदर मैंने क्या करा, ये इंसुलिन बेसिकली क्या करा, यहाँ पे सपोज करो ये मेरा प्लाज्मिड था, ठीक है, और मैंने इस प्लाज्मिड पे यहाँ पे अपना ये इंसुलिन का जीन लगा दिया। तो मेरा कैसा बन गया, ये मेरा बन गया बेसिकली हमारा रिकॉम्बिनेंट सेल, ठीक है। अब क्या ये जरूरी है कि जितने भी प्लाज्मिड होंगे वो सारे के सारे आपके रिकॉम्बिनेंट मतलब कि रिकम्बाइंड हो सकता है कि जब हमने यहाँ पे प्लाज्मिड को कट करा था, हमें बहुत सारे प्लाज्मिड होते हैं बेसिकली, ठीक है, एक प्लाज्मिड नहीं होता, बहुत सारे प्लाज्मिड्स के साथ हमें प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे और भी तरीके के प्लाज्मिड है, ये भी प्लाज्मिड है, ये भी प्लाज्मिड है, ये भी प्लाज्मिड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आके लग गया। तो ये दोनों प्लाज्मिड के पास क्या है, इन दोनों प्लाज्मिड के पास बेसिकली मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और इन दोनों प्लाज्मिड के पास बेसिकली मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो वैसे नाम दे देते हैं 1 2 3 और 4। यहाँ पे 1 और 2 है जिनके पास मेरा इंसुलिन का जीन नहीं गया है, तो मैं इन प्लाज्मिड को क्या बोलूंगी, इन सेल को क्या बोलूंगी, नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल, ठीक है। मींस इसके साथ क्या हुआ, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट कंबाइन नहीं हुआ है, इसलिए हमने इसे रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल बोला है। और जो थर्ड और फोर्थ है, इन दोनों के साथ हमारा क्या हो गया, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट रिकम्बाइन हो गया, इसलिए मैंने इसे क्या बोल दिया, इसे मैंने बोल दिया रिकॉम्बिनेंट सेल। तो यहाँ पे क्या होता है, इन प्लाज्मिड्स के पास ना कुछ ना स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स की मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेरा रिकॉम्बिनेंट सेल है और कौन सा मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है। तो सेलेक्टेबल मार्कर का यही यूज होता है, ठीक है। अब हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर्स भी बहुत तरीके के होते हैं। कौन कौन से जो बेसिकली हम यूज करते हैं, वो चाहे तो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है बिल्कुल। और इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारे पास एम्पिसिलिन और एक होता है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन। एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होते हैं, दोनों के दोनों हमारे सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। और एक इसके अलावा कैमामाइसिन भी हमारे पास क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर होता है। तो आप इसके नाम भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है कि आपको रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप सेलेक्टेबल मार्कर्स का यूज करते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और इसे रीड आउट करो। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट करा होगा और सॉल्व भी करा होगा। तो पूछा है व्हिच स्क्रीनिंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट सेल। आप इन चारों में से कौन सा मेथड यूज करते हो जिससे आप रिकॉम्बिनेंट सेल को आइडेंटिफाई कर सको।
जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के तीनों ऑप्शंस के बारे में बता दिया था कि सदर्न ब्लॉटिंग आप बेसिकली डीएनए सीक्वेंस को या फिर कह सकते हो कोई आपके डीएनए में स्पेसिफिक जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हो। वेस्टर्न ब्लॉटिंग आप आरएनए के लिए यूज करते हो। नदर्न ब्लॉटिंग आप किसके लिए, सॉरी वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए, नदर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए। तो जब आप रिकॉम्बिनेंट सेल की स्क्रीनिंग की आइडेंटिफाई करना चाहते हो उसके लिए आप कॉलोनी पीसीआर यूज करते हो। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए और प्रैक्टिस करिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ डज एंटीबायोटिक सिलेक्शन एड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल, कि जो आपका ये एंटीबायोटिक सिलेक्शन होता है ये कैसे आपका रिकॉम्बिनेंट सेल को आइडेंटिफाई करता है। तो जैसा कि मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के सेल है, कौन कौन से, एक आया हमारे पास रिकॉम्बिनेंट सेल और दूसरा आया हमारे पास नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। अब सपोज करो मेरे पास एक रिकॉम्बिनेंट सेल आ गया और एक आ गया मेरे पास नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अब ये जो रिकॉम्बिनेंट सेल है इस रिकॉम्बिनेंट सेल पे क्या है, इस रिकॉम्बिनेंट सेल पे आपका दो तरीके के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, मतलब कि जो हमारा प्लाज्मिड होता है ना उस प्लाज्मिड के पास बेसिकली दो तरीके के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। ठीक है, एक ये वाला कौन सा है, ये वाला आपका एम्पिसिलिन के लिए है और ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका टेट्रासाइक्लिन के लिए। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लाज्मिड होगा जो मैंने दूसरे कलर से बना दिया है। एक सेकंड में इसे सेम कलर से बना देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास बेसिकली प्लाज्मिड होगा और इस प्लाज्मिड के पास क्या होगा, इस प्लाज्मिड के पास भी आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा। ठीक है, एक यहाँ पे ये वाला आपका एम्पिसिलिन का है और ये वाला आपका टेट्रासाइक्लिन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या होते हैं बेसिकली, कि देखो यहाँ पे आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर आपने इस प्लाज्मिड को कोई एंटीबायोटिक दिया, सपोज करो कि आपने इस प्लाज्मिड को क्या दे दिया, इस प्लाज्मिड को आपने एम्पिसिलिन दे दिया। ठीक है, तो अगर इस प्लाज्मिड के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है तो इस प्लाज्मिड को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके पास क्या कर रहा है, इसके पास जो जीन है वो एम्पिसिलिन से क्या कर रहा है, इसे प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। अब सपोज कर लो आपने इसी प्लाज्मिड को क्या दे दिया, इसी प्लाज्मिड को आपने टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दिया तो इसके पास हमारा क्या है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी है तो भी इस प्लाज्मिड को कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात होगी। पर हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे एक चाल चलते हैं। वो चाल क्या चलते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या, जब हमें अपना बेसिकली फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा रिकॉम्बिनेंट सेल और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है, तो हम इसी बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का यूज करते हैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपना इंसुलिन जीन इस प्लाज्मिड के साथ रिकम्बाइन करके इसे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे बेसिकली मैं अपना प्लाज्मिड डाल दूंगी, कहाँ पे, यहाँ पे मैं अपना प्लाज्मिड डाल दूंगी इस एरिया में, इस टेट्रासाइक्लिन के पास। इस टेट्रासाइक्लिन का जो जीन है मैंने उसे इसको काट दिया और उसकी जगह अपना प्लाज्मिड लगा दिया, सॉरी अपना जीन लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने यही चीज सारे प्लाज्मिड के साथ करनी चाहिए, पर कुछ प्लाज्मिड ऐसे थे जिसने मेरा जीन टेकअप कर लिया और कुछ प्लाज्मिड ऐसे थे जिन्होंने मेरा जीन नहीं लिया। मतलब ये जो रिकॉम्बिनेंट सेल है इसमें मेरा, इसके पास क्या आ गया, इसके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, पर इस सेल के पास मेरा कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मुझे जब ये फाइंड आउट कैसे करूंगी कि किस सेल के पास मेरा इंसुलिन का जीन गया और किस प्लाज्मिड के पास मेरा इंसुलिन का जीन नहीं गया, इसे भी तो फाइंड आउट करना है ना। मतलब मुझे अपना रिकॉम्बिनेंट सेल को नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से अलग करना है, तो मैं वो कैसे करूंगी, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसमें अब अपना क्योंकि मुझे पता है मैंने कहाँ डाला, मैंने डाला टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं इस प्लाज्मिड कल्चर के अंदर अपना टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाल दूंगी। अब जैसे मैंने इस प्लाज्मिड के अंदर अपना टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाला तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली आपका कह सकते हो टेट्रासाइक्लिन के लिए कोई भी रेजिस्टेंस जीन नहीं था, तो इस प्लाज्मिड की क्या हो जाएगी, इस प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड उसे नहीं झेल पाएगा। ठीक है, और ये वाला प्लाज्मिड उसे क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन है मतलब ये झेल जाएगा, तो ये वाला प्लाज्मिड नहीं बनेगा, पर ये वाला प्लाज्मिड क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से क्या पता चल गया कि जो प्लाज्मिड था मेरा, मतलब जिसके पास मेरा टेट्रासाइक्लिन से जो नहीं झेल पाया उसी के पास मेरा क्या गया, उसी के पास मेरा GOI गया है। ठीक है, और मैं फिर क्या करूंगी, मैं यहाँ से अपना रिकॉम्बिनेंट सेल पिकअप कर लूंगी अपने नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से।
तो ये होता है हमारा किसका, ये होता है एंटीबायोटिक सिलेक्शन, हम इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट सेल आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स या रिकॉम्बिनेंट सेल आर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक। जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं किसके लिए, एंटीबायोटिक, सॉरी सेंसिटिव होते हैं, रेजिस्टेंट नहीं होते, सेंसिटिव होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉज करिए और कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट करा होगा, सॉल्व करने की भी कोशिश करी होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इन ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग व्हाट डज अ व्हाइट क्लोनिंग इंडिकेट। देखो जिस तरीके से हम सेलेक्टेबल मार्कर्स का यूज करते हैं अपने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से अलग करने के लिए, ठीक उसी तरीके से हम एक ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी करते हैं जिसकी वजह से हम अपना रिकॉम्बिनेंट सेल को नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से अलग करते हैं। ठीक है, तो वहां पे बेसिकली जब हम ये करते हैं तो हमारे पास कल्चर में दो तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ का कलर व्हाइट होता है और कुछ का कलर बेसिकली ब्लू होता है। जिन बैक्टीरिया का कलर व्हाइट होगा तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि इनके पास हमारा ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ठीक है, और जो ब्लू कलर के रह जाते हैं वो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स बेसिकली कि हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे ब्लू और व्हाइट कलर से हम पहचान सकते हैं कि हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कौन सा है और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो व्हाइट कलर क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। यस, व्हाइट कलर हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के प्रेजेंस को डिफाइन कर रहा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए और इसे कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने इस वीडियो को पॉज करके इसको रीड आउट करा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या है प्राइमरी फंक्शन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। तो जैसे कि हमें पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है कि आपका बेसिकली क्या कहते हैं, डीएनए स्ट्रैंड को कट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टू सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड, नो, ये कटिंग का काम करता है। सिंथेसाइज का काम कौन करता है, सिंथेसाइज का काम हमारे पॉलीमरेज करते हैं। सेकंड है टू डिग्रेड फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल, यस, डिग्रेड करने का काम करता है, किसको, डिग्रेड करने का काम करता है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉरेन डीएनए को। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। थर्ड क्या है, रिपेयर डैमेज्ड डीएनए। डैमेज्ड डीएनए को रिपेयर कौन करता है, इसके पास हमारे पास बहुत तरीके के अलग अलग टाइप्स के एंजाइम होते हैं, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म चल रहे होते हैं। और टू एम्पलीफाई डीएनए फ्रेगमेंट्स, इसको एम्पलीफाई करने का काम हमारा पीसीआर करता है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करो और इसे रीड आउट करो। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने इस वीडियो को पॉज करके रीड आउट करा लिया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Which of the following statement about restriction enzyme is true? इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपकी बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बिल्कुल ट्रू है। तो फर्स्ट क्या है, दे आर ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, नो। ऑलवेज रिमेंबर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो बेसिकली हमें बैक्टीरिया में से मिलते हैं। हम जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट करते हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होते। तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया हमारा बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारे यूकैरियोटिक की जगह प्रोकैरियोटिक दे रखा हो तो ये स्टेटमेंट हमारी सही होती। और इसने हमसे क्या पूछा, इसने पूछा कि चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। मींस यहाँ पे तीन स्टेटमेंट हमारी गलत और एक सही है। तो फर्स्ट हमारी गलत हो गए। फिर दूसरा है कि देखकर डीएनए रैंडम सीक्वेंस, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक साइट पे क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड रिकॉग्निशन साइट। ये वाला बिल्कुल सही है कि हमने क्या कर रखा है, हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को तीन क्लास में क्लासिफाई कर रखा है। कौन कौन से, हमारे पास टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी है। ठीक है, हमारे पास टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी है और हमारे पास टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी है। ठीक है, और इन तीनों का क्लासिफिकेशन हमने बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन साइट और उनके ओरिजिन के बेसिस पे करा है। तो सही थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। फोर्थ, दे कैन ओनली रिकॉग्नाइज आरएनए सीक्वेंस, नो, ये डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज भी करते हैं, आरएनए भी करेंगे डीएनए भी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो और प्रैक्टिस करो। उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड आउट करा होगा, प्रैक्टिस भी करी होगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
क्या डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम का क्या रोल है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर? तो दे डिग्रेड डीएनए मॉलिक्यूल, दूसरा दे रिपेयर डीएनए डैमेज, तो तीसरा दे ऐड और रिमूव स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप फ्रॉम डीएनए, और फोर्थ है टू एम्पलीफाई डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो आपका पीसीआर को होता है, ठीक है, एम्पलीफाई करने का काम। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि डिग्रेड डीएनए मॉलिक्यूल, ये आपका न्यूक्लियस का होता है। और से डीएनए मॉडिफाई पूछा है, रिपेयर का काम आपका डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म करेगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही है कि क्या करता है, डीएनए में से चाहे तो ऐड करेगा चाहे रिमूव करेगा कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स ग्रुप को, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा डीएनए मॉडिफाई हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो और रीड आउट करो। उम्मीद करते हो कि आपने वीडियो को पॉज करा होगा, उसे रीड आउट भी करा होगा। तो देखिए, which enzyme is responsible for joining DNA fragment together to form a continuous strand? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि आपके डीएनए फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करता है, अलग अलग फ्रैगमेंट्स को? तो हमारे पास एक एंजाइम है डीएनए लाइगेज, जो कि हमारे क्या करता है, ज्वाइन करता है डीएनए फ्रैगमेंट्स को, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है, ये बेसिकली एम्प्लीफिकेशन में काम करता है, ये एम्प्लीफाई करता है। ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम का काम होता है कटिंग का, और हेलिकेज का काम होता है अनवाइंडिंग द डीएनए फ्रैगमेंट, अनवाइंडिंग द डीएनए हेलिक्स, ठीक है। तो हमारा जो ज्वाइनिंग करते हैं वो डीएनए लाइगेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और पढ़ो। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को पॉज करके इसे रीड आउट कर लिया होगा। तो देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिथाइल ट्रांसफरेज इन डीएनए मॉडिफिकेशन? क्या काम है मिथाइल ट्रांसफरेज का आपका डीएनए मॉडिफिकेशन में? तो देखो, मिथाइल ट्रांसफरेज मतलब, तो यहाँ पे टू एक्ट मिथाइल ग्रुप टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, टू रिमूव मिथाइल ग्रुप फ्रॉम द डीएनए, टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट, टू एम्प्लीफाई डीएनए फ्रैगमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, मिथाइल ट्रांसफरेज का काम होता है कि आपका स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स पे मिथाइल ग्रुप को ऐड करना। और ऑलवेज रिमेंबर, जो आपके मिथाइल ग्रुप होते हैं वो एडेनिन और साइटोसिन पे ही ऐड होते हैं, जिसकी वजह से आपका डीएनए मॉडिफाई होता है। और जो डीएनए मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है ज्यादातर हमारा किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। क्यों? ताकि वो अपने खुद के एंजाइम से जो कि उनके अंदर बन रहे हैं उससे बच सके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए और रीड आउट करिए। उम्मीद करते हो कि आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, What which of the following describe the activity of endonucleus? एंडोन्यूक्लियस की कौन सी एक्टिविटी है? तो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपके एंडोन्यूक्लियस होते हैं, एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, आपके जो भी आपका डीएनए सेगमेंट है, सपोज करिए आपका क्या है, ये आपका डीएनए है, तो इस डीएनए सेगमेंट को बीच में से कट करने का काम करता है आपके एंडोन्यूक्लियस। कभी भी एंड्स में से कट नहीं करते, जो एंड में से कट करते हैं वो आपके एक्सोन्यूक्लियस होते हैं। तो देखो, they cut a DNA molecule at the end of they cut DNA at the ends of molecule, no, इसका काम कौन करते हैं, इसका काम हमारे एक्सोन्यूक्लियस करते हैं, ठीक है। सेकंड, they cut DNA at specific recognition site within a molecule, yes, एंडोन्यूक्लियस हमेशा क्या करेंगे, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट को फाइंड आउट करके फिर कट करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ये डीएनए थर्ड ऑप्शन में आपको दे रखा है, डीएनए और आरएनए टेम्पलेट को सिंथेसाइज करते हैं, नो, और रिपेयर में काम करते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए, रीड आउट करिए। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने इस वीडियो को पॉज करा होगा, इसे रीड आउट भी करा होगा। तो चलिए देखते हैं, हाउ आर डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम कॉमनली यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? आप लोग डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम को क्यों यूज करते हो? टू इनहिबिट डीएनए रेप्लिकेशन, टू एम्प्लीफाई डीएनए फ्रैगमेंटेशन, टू इंसर्ट फॉरेन डीएनए इनटू प्लाज्मिड वेक्टर, टू डिग्रेड डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो आप बेसिकली क्या करते हो, अपने डीएनए मॉलिक्यूल को डिग्रेड ना हो पाए इस वजह से आप क्या करते हो, अपने डीएनए को मॉडिफाई करते हो। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करने का काम दूसरे एंजाइम्स का होता है, और एम्प्लीफाई करने का काम पीसीआर का होता है। और जो आपका फॉरेन डीएनए को क्या करेगा, बेसिकली टू इंसर्ट फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड वेक्टर, वो आपको कुछ और होता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो और रीड आउट करो। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने रीड आउट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, which technique utilize DNA modifying enzyme to introduce specific change in DNA sequence? आप कौन सी टेक्निक को यूटिलाइज करते हो अपने डीएनए बेसिकली डीएनए सेगमेंट्स में उसको मॉडिफाई करने के लिए? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से आप एम्प्लीफाई करते हो, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप बेसिकली क्या करते हो, सेपरेशन करते हो।
सदर्न ब्लॉटिंग से आप कोई स्पेसिफिक जीन को डिटेक्ट करते हो, तो ये क्या है, साइट डायरेक्ट म्यूटाजेनेसिस, इससे आप मॉडिफाई करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉज करो और रीड आउट करो। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने पॉज करके रीड आउट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टोपोआइसोमेरेज इन डीएनए मॉडिफिकेशन। टोपोआइसोमेरेज का क्या काम होता है डीएनए मॉडिफिकेशन में। तो देखो, जब भी हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होने की वजह से हमारे क्या होता है, सुपर कॉइलिंग बढ़ जाती है। सुपर कॉइलिंग का क्या मतलब है, जैसे कि सपोज करो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक डीएनए सेगमेंट है, यहाँ पे बीच में क्या है, बीच में हमारा ओराई है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे आके हमारे एंजाइम्स बाइंड होते हैं। तो जब ये एंजाइम्स बाइंड होंगे तो ये ओराई क्या होगा, ओपन होना शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरीके से हमारा क्या बनता है, एक बनता है, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारी ऐसे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो, इस साइड में और इस साइड में पहले क्या था, यहाँ पे खुला खुला था, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सुपर कॉइल हो गया। यहाँ इस साइड में क्या हो गया, इस साइड में हमारा सुपर कॉइल हो गया। तो इस सुपर कॉइलिंग को जो रिमूव करता है वो हमारा होता है क्या, टोपोआइसोमेरेज। ठीक है, तो देखो क्या ऑप्शन दे रखा है, टू अनवाइंड डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। नहीं, इसका काम हमारा हेलिकेज का होता है। हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज हमारा अनबाइंडिंग करता है। सेकंड, टू इंट्रोड्यूस सुपर कॉइलिंग इन डीएनए स्ट्रैंड टू रिपेयर डीएनए डैमेज कॉज्ड बाय द रेडिएशन टू डिग्रेड आरएनए मॉलिक्यूल। आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो और रीड आउट करो। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको पॉज आउट करके रीड आउट कर लिया होगा और प्रैक्टिस भी करी होगी सॉल्व करने की। तो चलो देखते हैं, विच इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होल्ड प्रॉमिसिंग फॉर प्रिसाइज डीएनए एडिटिंग विद मिनिमम ऑफ टारगेट इफेक्ट। ये चार आपको टेक्निक्स दे रखे हैं, पूछा गया इन चारों टेक्निक्स में से कौन सी टेक्निक ऐसी है जो कि आपका डीएनए एडिटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिस्पर-कैस9 अभी रिसेंट में इवॉल्व होती हुई टेक्निक है जो कि आपकी जीन एडिटिंग के लिए, डीएनए एडिटिंग के लिए बहुत ही प्रिसाइज है। सदर्न ब्लॉटिंग का कभी भी डीएनए एडिटिंग टेक्निक नहीं है। आरएनए इंटरफेरेंस भी आपकी कोई डीएनए एडिटिंग टेक्निक नहीं है। और डीएनए मेथिलाइलेशन तो एक मॉडिफिकेशन है, ये भी आपकी कोई डीएनए एडिटिंग टेक्निक नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो और रीड आउट करो। उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को पॉज करके रीड आउट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं, व्हाट इज अ क्लोनिंग वेक्टर इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके प्लाज्मिड या वायरल होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपके होस्ट सेल में ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप इसे देखो क्या होते हैं, बेसिकली अ टाइप ऑफ एंजाइम यूज्ड टू कट डीएनए स्पेसिफिक सीक्वेंस। नो, ये कोई एंजाइम्स नहीं होते, ये खुद एक डीएनए सीक्वेंस ही होते हैं। तो अ स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल यूज्ड टू कैरी फॉरेन डीएनए इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। यस, ये क्या होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारा फॉरेन डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है। थर्ड क्या दे रखा है, अ मेथड फॉर एम्प्लीफाइंग डीएनए फ्रैगमेंट्स इन विट्रो। नहीं, ये पीसीआर करता है। इन विट्रो कौन करता है, पीसीआर करता है। और अ टेक्निक फॉर सीक्वेंसिंग डीएनए स्ट्रैंड, ये हमारा क्या है, ये हमारी डीएनए सीक्वेंसिंग है जो कि हमारा कौन करता है, जो कि हमारा सैंगर सीक्वेंसिंग से होती है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो और रीड आउट करो। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने इस क्वेश्चन को पॉज करके रीड आउट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं, which of the following characteristics is essential for cloning vector। ये चार आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, पूछा गया कि इनमें से कौन से ऐसे बहुत ही एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि क्लोनिंग वेक्टर के पास होनी ही होनी चाहिए। तो एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, एबिलिटी टू सिंथेसाइज प्रोटीन और प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स। तो देखो, जो सबसे फर्स्ट है कि उसको क्या करना है, उसको उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जाके होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रेप्लिकेट कर सके। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। उसने पूछा है एसेंशियल, मतलब होनी ही होनी चाहिए। रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, पर फर्स्ट वाली आपकी कंपल्सरी होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ये भी होनी चाहिए बट ये उतनी ज्यादा एसेंशियल नहीं है। और आगे हमसे एसेंशियल पूछा है।
और तीसरा एबिलिटी टू सिंथेसाइज प्रोटीन। इट इज नॉट कंपल्सरी कि क्लोनिंग फैक्टर आपके प्रोटीन को सिंथेसाइज करे, क्योंकि जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं वो हमारे पास क्लोनिंग फैक्टर्स नहीं होते, वो हमारे पास बेसिकली एक्सप्रेशन फैक्टर्स होते हैं। ये एक्सप्रेशन फैक्टर क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। और प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करो और रीड आउट करो। उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। विच टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इज कॉमनली यूज्ड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सा आप वेक्टर यूज करते हो। मींस अगर आपका जो होस्ट सेल है, अगर आपका होस्ट सेल कोई बैक्टीरिया है, आपको बैक्टीरिया के अंदर डालकर अपना बेसिकली जीन एम्प्लीफाई करवाना है, तो उसके लिए आप कौन सा क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमें बैक्टीरिया के अंदर डालना होता है तो हम अपना प्लाज्मिड को यूज करते हैं, ठीक है। सबसे कॉमनली यूज होता है, बैक्टीरियोफाज भी यूज करते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हम अपना प्लाज्मिड यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, पॉज करो रीड आउट करो। उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को पॉज करके रीड आउट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर होते क्या है। तो प्लाज्मिड वेक्टर बेसिकली स्टूडेंट एक तरीके के सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारा क्या है, एक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि सपोज कर लो ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल के पास क्या होगा, इस बैक्टीरियल सेल के पास खुद का तो मेन जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। पर इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा इसके पास कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल सर्कुलर डीएनए होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड अपने आप रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, आ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल। यस, प्लाज्मिड क्या होता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल में मिलते हैं। ये और कहीं नहीं मिलते, यूकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते। तो ये भी गलत हो गया। हर टाइप ऑफ वायरस नहीं होते ये, आप प्रोटीन इन्वॉल्व, कोई प्रोटीन भी नहीं होते, ठीक है। ये सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमें बैक्टीरियल सेल के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो और रीड आउट करो। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने इस क्वेश्चन को पॉज करके रीड आउट कर लिया होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ अ फॉरेन डीएनए इंसर्ट इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। मतलब सपोज कर लो यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, इसको मैं अपने वेक्टर के साथ मिलाना चाहती हूँ। मेरा वेक्टर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा वेक्टर एक प्लाज्मिड है, ठीक है। तो मैं प्लाज्मिड और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हो, आपस में कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाना चाहते हो। तो मैं इसे कैसे कंबाइन करूंगी, अपने फॉरेन अपने जीओआई को इस वेक्टर के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट और जो अपना प्लाज्मिड है, उन दोनों को क्या करूंगी, उन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करूंगी, ट्रीट कर दूंगी। तो इसको क्या करूंगी, इसको मैं आर से दोनों को कट कर दूंगी, ठीक है। और फिर मैं इन दोनों को बाद में लाइगेज की मदद से लाइगेट कर दूंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट का ऑप्शन है बाय डिनेचरिंग द वेक्टर डीएनए विद हीट। नो, हम यहाँ पे हीट का कोई यूज नहीं करते। सेकंड है बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू कट बोथ द वेक्टर एंड फॉरेन डीएनए। यस, मैं क्या करूंगी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट और अपना वेक्टर दोनों को क्या कर दूंगी, कट कर दूंगी। और थर्ड ऑप्शन दे रखा है टू एम्प्लीफाई द वेक्टर डीएनए यूजिंग पीसीआर। नो, बाय लाइगेशन द वेक्टर एंड फॉरेन डीएनए टुगेदर। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो, रीड आउट करो। उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को पॉज कर लिया होगा, सिर्फ रीड आउट भी कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं, हाउ अ रिकॉम्बिनेंट क्लोन आइडेंटिफाई आफ्टर डीएनए इंसर्शन। आप कैसे अपना रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप उसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से क्या कर दो, ट्रीट कर दो। तो यहाँ पे देखो, बाय स्क्रीनिंग फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। यस, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है कि आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से ट्रीट कर दो और फिर इसकी स्क्रीनिंग करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाय मेजरिंग द साइट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। नो, बाय विजुअलाइजिंग फ्लोरोसेंट प्रोटीन। नो, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन, पॉज करो, रीड आउट करो। उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा। तो आपसे पूछा है कि व्हाट आर सम कॉमन एप्लीकेशन ऑफ
क्लोनिंग वेक्टर, आपका जो क्लोनिंग वेक्टर है उसकी कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है? तो प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, जीन थेरेपी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए सीक्वेंसिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है कि आप इसी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन में क्लोनिंग वेक्टर का यूज करते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो, रीड आउट करो। उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा। तो क्या पूछा आपसे कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जीन ट्रांसफर टेक्निक इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो आप जीन ट्रांसफर करते हो कहाँ से, अपना बेसिकली जो आपका मेन जीओआई है, उस मेन जीओआई को आप अपना होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हो, तो उसका सबसे मेन पर्पस क्या है? तो वही है कि टू क्लोन एंटायर ऑर्गेनिज्म टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल। में क्या है, सही है कि आप अपना फॉरेन डीएनए मींस अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हो, यही होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 और इससे पहले 34, 35, 36 और 37 आप खुद प्रैक्टिस करेंगे पीडीएफ डाउनलोड करके। ठीक है, और पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको ऊपर मेरे टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, वहां से आप मेरा पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो और रीड आउट करो। उम्मीद करते हैं आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन विद द हेरिडिटी डिजीज कैन बी क्योर विद द हेल्प ऑफ, मींस कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको क्या है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब वो जेनेटिक डिसऑर्डर को आप कैसे ठीक कर सकते हो? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? जीन थेरेपी कर सकते हो। तो जीन थेरेपी इज द करेक्ट आंसर। क्लोनिंग, डायलिसिस और कीमोथेरेपी गलत है। जो कीमोथेरेपी आप करते हो बेसिकली किसके लिए करते हो? कैंसर सेल के लिए करते हो। ठीक है, जीन थेरेपी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा भी रखा है, इसके टाइप्स वगैरह। ठीक है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा वो मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, रीड आउट करो। सो क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं आपने रीड आउट कर लिया होगा। अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड एम्ब्रियो इज कॉल्ड। मतलब अगर आपको अपने जीन में कोई करेक्शन करना है जो कि आपने डायग्नोस करा है किसी छोटे से चाइल्ड एम्ब्रियो में, तो उसको आप किसके वजह से करते हो? तो आप उसमें भी जीन थेरेपी यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको क्या करना है? अपने जीन का करेक्शन करना है। मींस कोई म्यूटेटेड जीन है उसको करेक्ट करना है। ठीक है, तो उसमें भी आप क्या करते हो कि जीन थेरेपी यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो, रीड आउट करो, सॉल्व करो। उम्मीद करते हो कि आपने वीडियो पॉज करके रीड आउट कर रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन जीन थेरेपी द जीन डिफेक्ट्स आर क्योर इन अ चाइल्ड ऑफ स्टेज। मतलब चाइल्ड और मतलब चाइल्ड का दूसरा क्या है? तो एम्ब्रियो। आप चाइल्ड में या एम्ब्रियो स्टेज पे क्या कर सकते हो? अपना जीन थेरेपी करके जो भी आपके जीन में डिफेक्ट है वो कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए एम्ब्रियो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो, रीड आउट करो। उम्मीद करते हो कि आपने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन जीन थेरेपी द जेनेटिक डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय डिलीवरी ऑफ डैश जीन इनटू द इंडिविजुअल। कि आप जीन थेरेपी में जो भी आपका जेनेटिक डिफेक्ट हुआ है उस जेनेटिक डिफेक्ट को कैसे करेक्ट करते हो? तो आप किस चीज के डिलीव करते हो? जैसी बात है, इनकरेक्ट जीन के तो डिलीवरी करोगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका जीन इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? यहाँ पे बेसिकली आप अपना नॉर्मल जीन डिलीवर करते हो और फिर उससे क्या करते हो? उसे इनकरेक्ट जीन की जगह लगा देते हो। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज, रीड आउट एंड सॉल्व। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इंसर्टेड नॉर्मल जीन टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ। जो आपने नॉर्मल जीन इंसर्ट करा है वो नॉर्मल जीन किसका फंक्शन कर रहा है? तो वो नॉर्मल जीन स्टूडेंट बेसिकली आपका नॉन फंक्शनल जीन का फंक्शन करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका नॉन फंक्शनल जीन आएगा। जैसी बात है, आपका कोई जीन ऑलरेडी डिफेक्ट था, नॉन फंक्शनल था, तो आपने क्या करा? आपने उस जीन को ठीक करा, इससे अपने नॉर्मल जीन से। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज, रीड आउट। उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को पॉज करके रीड आउट कर लिया होगा। क्वेश्चन पूछा, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी गिवन। सबसे फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कब हुई थी? तो ऑलवेज रिमेंबर 1999, 1990 में सबसे फर्स्ट जीन थेरेपी करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन 1999 द फर्स्ट जीन थेरेपी वाज गिवन टू
ट्रीट विच डेफिशिएंसी, कौन सी ऐसी डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से सबसे फर्स्ट जीन थेरेपी हुई गई थी? तो एडेनोसिन डीएमिनेज मींस एडीए, ये एक क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, एक एंजाइम नहीं बनता। कौन सा? यही एंजाइम एडेनोसिन डीएमिनेज, ये एंजाइम नहीं बनता। और ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम बेसिकली हमारे बॉडी में एडेनोसिन विच इज अ टॉक्सिक मॉलिक्यूल, इसको क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। अब अगर हमारी बॉडी में ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में क्या होगा? एक्यूमुलेट होता जाएगा, और एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है? हमें एक डिजीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं? SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है। तो हमेशा याद रखना कि एडीए की वजह से क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है और हमें SCID डिजीज हो जाती है। ठीक है, और इम्यून सिस्टम में कौन सा सेल को टारगेट करता है? टी लिम्फोसाइट्स को ये लोग टारगेट करते हैं। ऑलराइट, तो ये पूरा आपको क्या है? जीन थेरेपी का ओवरव्यू था। तो एडीए की वजह से आपको क्या हुआ था? डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल मिलता जुलता भी मैंने बता दिया कि एडीए किसके लिए स्टैंड कर रहा है। तो एडीए आपका स्टैंड करता है एडेनोसिन डीएमिनेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो, रीड आउट करो। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो आपको ये एडीए डेफिशिएंसी होती है, ये एडीए डेफिशिएंसी की वजह क्या है? मींस एडीए डेफिशिएंसी इज कॉज्ड ड्यू टू द डैश ऑफ द जीन फॉर एडेनोसिन डीएमिनेज, मतलब वो जो जीन है, जो जीन आपका ये एंजाइम कोड कर रहा है एडेनोसिन डीएमिनेज, वो जीन ऐड हो जाता है, डिलीट हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो बेसिकली इस जीन का क्या हो जाता है? इस जीन का डिलीशन हो जाता है, और डिलीशन होने की वजह से हमारा ये एंजाइम नहीं बन पाता, और इसकी वजह से वो टॉक्सिक एडेनोसिन को ब्रेक डाउन भी नहीं करता, तभी जाके हमें एडीए डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज, रीड आउट एंड सॉल्व। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन थेरेपी फ्रॉम द डैश फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी। जो आपकी सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जीन थेरेपी का, तो आप वहां पे क्या करते हो? आप वहां पे बेसिकली लिम्फोसाइट्स को, कहां से? लिम्फोसाइट सेल्स को पेशेंट में से निकालते हो, और फिर उसके बाद क्या करते हो? उसको कल्चर करते हो आउटसाइड द बॉडी, और फिर उस लिम्फोसाइट्स में आप अपना करेक्ट जीन डालते हो। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हो कि आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश इज एन अल्टरनेटिव मेथड टू क्योर एडीए डेफिशिएंसी। मतलब देखो, जो हमें एडीए डेफिशिएंसी क्यों होती है? एडीए डेफिशिएंसी हमें बेसिकली एंजाइम के डिलीट होने की वजह से होती है। ठीक है, और हमें पता है ये जिस सेल को टारगेट करते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब लिम्फोसाइट्स बेसिकली कहाँ बनते हैं? लिम्फोसाइट्स बेसिकली बनते हैं हमारे बोन मैरो में। ठीक है, अभी लिम्फोसाइट्स टारगेट हो रहे हैं, तो अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दें तो हम क्या कर सकते हैं? अपना एडीए डेफिशिएंसी का क्योर कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी के अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी क्या है? एक अल्टरनेटिव मेथड है किसके लिए? जीन थेरेपी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा। तो देखो, अ फंक्शनल एडीए cDNA is introduced into the patient lymphocyte using dash vector। मतलब जब मैंने आपको जीन थेरेपी पढ़ाया था, तो मैंने आपको जीन थेरेपी में क्या बताया था? जीन थेरेपी में बताया था कि हम पहले क्या बनाते हैं? cDNA बनाते हैं। फिर उस बेसिकली क्या, सबसे पहले हम mRNA से क्या करेंगे? mRNA से अपना cDNA बनाते हैं, और इस cDNA को हम क्या करते हैं? इस cDNA को बेसिकली हम अपना पेशेंट के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? तो cDNA के जो हम ये जो cDNA अपना पेशेंट के अंदर डालते हैं, उसके लिए हम अपना रेट्रोवायरल वेक्टर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है? इसके पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो वो क्या करता है? वो बेसिकली हमारा mRNA से DNA बना सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं? इसी वजह से हम रेट्रोवायरल का यूज करते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन रीड आउट करिए, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन।
उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू लिम्फोसाइट टू क्योर एजीए। आप एजीए में मतलब कि आप लिम्फोसाइट में ऐसा क्या डालते हो जिसकी वजह से आपका एजीए क्योर होता है। तो जैसे कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि हम उसमें बेसिकली cDNA डालते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, एजीए क्योर होता है। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पर्सनली कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। मैं आपके सारे कमेंट्स देखती भी हूँ और उसकी पूरी कोशिश करूंगी रिप्लाई करने की भी, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, क्योंकि शायद आप लोगों का एग्जाम परसों होने वाला है, ठीक है। उम्मीद करूंगी कि 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज में कल और ला दूं ताकि एक छोटी सी रिवीजन आपकी और हो जाए। तो ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें, वहां पे आपको सारे लिंक्स मिल जाते हैं जिससे आप मेरी कोई भी क्लास मिस नहीं कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर। बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।